देखो कल के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं आपको कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा था। कल आपसे मैंने लेक्चर में बात की थी कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ये जो पॉजिटिव होता है और ये जो नेगेटिव होता है इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। मतलब चार्ज को हम चार्ज कहते हैं। अगर आप कहें ना कि चार्ज की पोलैरिटी क्या है तो इसका मतलब है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है, ये मतलब होता है पोलैरिटी का। और इस पोलैरिटी का फायदा हमें ये होता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, मतलब एक चार्ज दूसरी चार्ज में जो फोर्स लगाता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, कूलम की फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो पोलैरिटी से हमें मालूम होती है। ओके, फिर हमने कहा कि जी दो एक जैसे चार्ज मतलब दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और चार्ज का यूनिट हमने कूलम आपको बताया और हमने कहा कूलम ड्राइव्ड है, राइट। फिर हमने आपको बताया कि जी जो कोई भी कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर हम उसे कहते हैं जिसमें से करंट और हीट फ्लो, तो हम अभी फिलहाल करंट की बात करते हैं। हमने कहा कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता। और हमने कहा कि प्रिसाइसली हम इस तरीके से बात नहीं करते, हर चीज कुछ कंडीशंस के ऊपर कंडक्टर है और बाकी कंडीशन के ऊपर वो इंसुलेटर बन जाती है। तो कंडक्टर कंडक्टर भी रहता है, इंसुलेटर भी होता है, डिपेंड अपॉन कंडीशन। इंसुलेटर इंसुलेटर भी होता है, कंडक्टर भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन कंडीशन। फिर हमने ये बोला कि जो कंडक्टर है वो इसलिए कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन लाइक इलेक्ट्रॉन की गैस होती है और उसमें वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, राइट। तो फिर हमने कहा कि हमने चार्जेस को अगर मूव करवाना है तो उसकी सबसे पहली शर्त क्या होगी, तो हमने मिसालें देने की कोशिश की कि जिस तरह पानी है तो उसको फ्लो कराना है तो हाइट का डिफरेंस होना चाहिए तब पानी फ्लो करता है। तो हमने कहा चार्ज को फ्लो कराने के लिए हम बेसिकली अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जब हम ये बात कर रहे थे तो हमने कुछ इस किस्म की बात कही थी आपसे कि ये मैंने कंडक्टर बनाया, राइट। और इस कंडक्टर में मैंने इसको इस हिस्से को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को और इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैं एक कंडक्टर बनाता हूं और उसमें मैं एक चार्ज पार्टिकल आपको दिखाता हूं, तो हम दो किस्म के चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। थोड़े टाइम भी हम जिस चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो बैटरी का ये यानी कंडक्टर का ये हिस्सा जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया वो नेगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास जो चीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अच्छा, अब जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा होगा। तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेगा। जब ये मूव करना शुरू कर देता है तो इस वेलोसिटी को मैंने आपसे कहा था कि इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैंने तकरीबन 0.01 मीटर पर सेकंड या इसको तकरीबन एक्सपोनेंट -5 से लेकर एक्सपोनेंट -4 मीटर पर सेकंड भी बताया जाता है कि इतनी कम होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। जबकि जो हमारे पास रैंडम मोशन है, जो रैंडम मोशन है, जब हमने ई अप्लाई नहीं किया था इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकंड, अच्छी खासी ज्यादा थी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो ई है जो जिसको मैं कह रहा हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो डी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ड्रिफ्ट के लिए। तो जो डायरेक्शन ई की है वही डायरेक्शन मेरे पास किसकी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन। अब मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि जब भी हम चार्ज की बात करते हैं फिजिक्स में, थ्योरी में, तो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। जब हम प्योरली चार्जेस की बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 में, वहां पर भी आप देखिएगा हम जब भी चार्ज को स्टडी करते हैं तो वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी रीजन है, इसकी रीजन ये कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होती है। तो हम अपनी थ्योरी में उस चार्ज को कंसीडर करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक लाइंस बेसिकली ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, राइट। तो हम थ्योरी में आमतौर पर पॉजिटिव की बात करते हैं। तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ई की डायरेक्शन में।
तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बेसिकली क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, और करंट इस डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेगा। यहां जाकर हम आपसे बात करने वाले हैं दो किस्म के करंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ करंट हम कह लेते हैं, टाइप्स। पहली को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अब ये कन्वेंशनल करंट बेसिकली क्या होता है, ये होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एक बैटरी है हमारे पास, उसमें दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये मेरी बात समझ आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो भी पॉजिटिव चार्ज करेंगे और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और हम फिजिक्स में जब भी करंट की बात करते हैं वो कौन सा करंट होता है, कन्वेंशनल करंट होता है, जो कि हमने यहां पर बनाया। तो कन्वेंशनल करंट हमारे पास या पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये भी किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और यही करंट की डायरेक्शन भी है। दूसरा जो हमारे पास करंट है उसे हम इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं, इसको हम आमतौर पे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं, राइट। और ये क्या होता है, दिस इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बैटरी के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव से नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहता है। ये वो करंट है जो हमारी बिजली की तारों में इस वक्त भी आ रहा है। लेकिन हम जब भी थ्योरी की बात करते हैं फिजिक्स में, तो हम हमेशा कौन से करंट को कंसीडर करते हैं, कन्वेंशनल करंट। और ये बातें ठीक है, जो मैग्नीट्यूड कन्वेंशनल करंट का होगा वही मैग्नीट्यूड मेरे पास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो का भी होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हम ये बात जानते हैं कि जो बेसिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उतना ही चार्ज बेसिकली एक प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में से माइनस होता है, तो वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में जाकर प्लस होता है। तो एक खास अमाउंट ऑफ चार्ज ही लूज होता है और एक खास अमाउंट ऑफ चार्ज ही गेन होता है हमारे पास। यानी इस जगह से हम एक और कॉन्सेप्ट को भी हासिल कर सकते हैं, और वो ये है कि चार्ज क्या क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज समझते हैं, क्वांटाइज का मतलब है चार्ज की एक कम से कम फिक्स क्वांटिटी होती है। द आंसर इज यस। तो मैं यहां लिख देता हूं कि चार्ज क्या होता है हमारे पास, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब ये है कि हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, वो कितना होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है हमारे पास पॉजिटिव के अंदर 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, राइट। तो किसी भी चीज के ऊपर इतना तो कम से कम चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो किसी भी चीज पे कितना चार्ज आ सकता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो इतना चार्ज कम हो गया, अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, इतना चार्ज कम हो गया। तो इसका मतलब ये कि चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लिख सकते हैं Ne। ये मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पर N जो है वो है नंबर ऑफ चार्जेस कह लो उसको, नंबर ऑफ चार्जेस कह लेते हैं हम लोग, ठीक है। या जिसको हम प्रिसाइसली क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। और इसमें E क्या है, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है, दिस इज द टोटल चार्ज। तो किसी चीज के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर भी। तो जितना भी चार्ज होता है इट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा ख्याल है आसानी से बात समझ में आ गई होगी। ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी चाहिए, Q इज इक्वल टू Ne। और ये इक्वेशन हमें बता रही है चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है।
फिक्स होता है, मखसूस मिकदार में होता है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपसे भी ये बात कर ली थी कि जो चार्ज होता है वो या तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, या बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या करंट की डायरेक्शन होती है, क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि करंट डायरेक्शनल है लेकिन वेक्टर नहीं। ये बात अच्छी तरीके से नोट रखिएगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जो डायरेक्शनल हैं, जिनकी डायरेक्शन होती है बट दे आर नॉट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर किसी चीज के वेक्टर होने के लिए उसको वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए। तो इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वो इट हैज ए डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन में फ्लो करता है बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूं। करंट हमारे पास क्लास याद रखिएगा स्केलर होता है। हम यहां पर एक और चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, J जो होता है ये हमारे पास होता है करंट पर यूनिट एरिया, या जिसको हम क्या बोलते हैं सरफेस भी कहते हैं। तो करंट को आप कह लीजिए I और एरिया को कह लीजिए A। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं A डिवाइड इक्वेशन के इस तरफ लेके चले जाऊं तो मेरे पास I आ जाएगा और ये J और एरिया दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि करंट स्केलर है, तो अगर ये स्केलर है तो वेक्टर एरिया और करंट डेंसिटी के दरमियान मुझे डॉट अप्लाई करना पड़ेगा। इस डॉट का मतलब ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, J इज अ वेक्टर, ओके। और J जो है इसकी वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग E कह लें और BD कह लें। जो डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है वो, या हमारे पास जो डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है कन्वेंशनल करंट के लिए, प्लीज वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होगी, करंट डेंसिटी की होगी। सो करंट इज स्केलर क्वांटिटी बट द करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन, ओके। थोड़ा सा और जरा समझ लें करंट डेंसिटी के बारे में मजीद है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट करें ये हमारे पास एक वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और ये वायर आगे जाके ना इस तरीके से कम होगी, तो यहां पर उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और यहां पर उसका क्रॉस सेक्शन कम है, ओके। जहां पे उसका क्रॉस सेक्शन कम है, अगर मैं यहां पर करंट डेंसिटी की बात करूंगा तो करंट पर यूनिट एरिया, तो एरिया कम है, अगर एरिया कम होगा तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर J जो है इज लार्ज, ज्यादा होगा हमारे पास, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो J है वो इज हमारे पास क्या होगा, स्मॉल। तो यहां पे करंट डेंसिटी कम होगी और यहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन व्हाट अबाउट द करंट, करंट क्या होगा, तो याद रखिएगा यहां पर और यहां पर दोनों जगह पे करंट रिमेन्स सेम एट बोथ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एक वायर जिसका डायमीटर कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है, उसमें से फ्लो करने वाला करंट हमेशा सेम रहता है, बी केयरफुल। तो अगर डायमीटर ज्यादा है से डायमीटर कम हो रहा है या कम से ज्यादा हो रहा है, करंट सेम है, ओके। जबकि करंट डेंसिटी व्हिच इज डिपेंड अपॉन एरिया, तो एरिया कम तो करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एरिया ज्यादा तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब है चार्जेस जो फ्लो करते हैं, जब भी कुछ चीज फ्लो करती है, जिसका जो फ्लूइड हमारे पास डायनामिक्स है, उसके अंदर दो किस्म के हम फ्लो की बात करते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन, दूसरे को हम कहते हैं टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है आप समझ लें रैंडम, और स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि एक तरतीब में। ये रफली मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। तो हमारे पास करंट किसी वायर में जो फ्लो करता है वो फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन होता है। ये स्ट्रीमलाइन ही
इन कैरेक्टरिस्टिक को जनरेट कर रहा है कि कहीं पे जे ज्यादा है, कहीं पे जे कम है, और स्ट्रीम लाइन ही इस कैरेक्टरिस्टिक को जनरेट कर रहा है कि हमारे पास करंट क्या है, दोनों एंड पर क्या रहता है, हमारे पास सेम रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल ये आसान किस्म की बातें यहां तक ये समझ में आ गई होगी कि करंट डेंसिटी की बात भी समझना जरूरी थी। इस बार एक बार देख लें, कोई सवाल हो सर। करंट फ्लो स्ट्रीम लाइन, ये वाला दोबारा बताएं। यही होता है ना यूनिफॉर्म फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन को आप समझ सकते हैं कि स्ट्रीम लाइन का मतलब है यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, और यूनिफॉर्म फ्लो बेसिकली का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो समझ लो दूसरे दो इलेक्ट्रॉन एक इस तरफ जा रहा है और कैसे जा रहा है, तो ये कहीं ऐसे ऐसे करता हुआ इसके रास्ते में और ये ऐसे ऐसे करता हुआ इसके रास्ते में नहीं आएगा। जिसकी वजह से होता ये है कि हमारे पास जो करंट है वो ज्यादा क्रॉस सेक्शन से कम क्रॉस सेक्शन पे जाते हुए सेम रहता है। तो ज्यादा क्रॉस सेक्शन पे वो एक दूसरे के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस, चूंकि मैं कन्वेंशन करंट की बात कर रहा हूं वो दूर कर लेंगे। तो जैसे ही डायमीटर कम होगा तो वो वहां जाते हुए एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? सो उनके दरमियान क्या चीज चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, लेकिन उनकी तादाद में फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं है कि ये देखो इस तरीके से फर्ज करो अगर 5 आ रहे हैं तो आगे डायमीटर कम है तो 3 चले जाएंगे और 2 पीछे हो जाएंगे। नो, 5 है तो 5 अगर डायमीटर ज्यादा है तो ऐसे आ रहे हैं, आगे चल के वो ऐसे हो जाएंगे, तो उनकी तादाद 5 ही रहेगी। तो करंट जो है इट रिमेन्स सेम। तो ज्यादा डायमीटर से कम डायमीटर, यानी मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू में अगर वो पूछे कि जो चार्ज है, जो करंट है वो एक ऐसे वायर में फ्लो कर रहा है जिस वायर का डायमीटर जो है ना वो वेरिएबल है, कहीं ज्यादा कहीं कम है। तो बताइए जहां डायमीटर ज्यादा है वहां करंट क्या होगा, जहां डायमीटर कम है वहां करंट क्या होगा? द आंसर इज रिमेन्स द सेम। तो आपसे पूछे करंट डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे कि करंट डेंसिटी जहां पर डायमीटर कम है वहां करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी एरिया कम हो है ना, और जहां पर एरिया कम है वहां पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, जहां पे एरिया ज्यादा है वहां करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। So current density it depends upon the section area, but the number of charges which constitute the current will remain the same. अच्छा जी, ओम लॉ की हम आपसे बात करने वाले हैं। ओम लॉ आपसे क्या कहता है ये जरा समझ लीजिए। देखिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जिसके वोल्टेजेस मेरे पास कितने हैं, V, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस डायरेक्शन में जो चीज फ्लो कर रही है उसे हम कहते हैं करंट I। तो हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, राइट। ये करंट फ्लो कर रहा है I और V। ओम लॉ से ये कहता है कि ये जो करंट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, वोल्टेजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने दिया ऐसे कह लो कि वोल्टेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास करंट के। देखो बेसिकली आपने बात समझनी है, ओम लॉ में इनफैक्ट मैं यूज कर रहा हूं V को, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मैंने अपने लेक्चर में आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि जो एक्चुअल चीज है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं वो ये V नहीं है बल्कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस किससे हो रही है, V से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम किसकी बात करते हैं, हम E की बात करते हैं, क्योंकि V जो है इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, राइट। और हम मटेरियल डिपेंडेंट यानी जो ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है उसको रहना नहीं चाहते, तो E जो है वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास। तो हमने क्या किया कि हम इस वक्त हम V की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि करंट जो है वो बेसिकली उसको प्रोड्यूस करने वाली चीज E है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो कि जितने वोल्टेजेस बढ़ाएंगे उतना करंट ज्यादा होगा, जितने वोल्टेजेस कम करेंगे उतना करंट कम होगा। ये बात ये कह रहा है, लेकिन कब तक कह रहा है ये जरा समझिए आप। ये कह रहा है कि एज long as the physical conditions remains constant, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। कब तक, जब तक मटेरियल की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहती है। करंट के फ्लो करने की वजह से मटेरियल की फिजिकल कंडीशन चेंज होती है, याद रखिएगा। अगर करंट के फ्लो करने की वजह से मटेरियल की फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तो I और V हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फिजिकल कंडीशन में क्या क्या चीजें शामिल है, फिजिकल कंडीशन में जो चीज शामिल है उसे हम कहते हैं लेंथ, उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसे हम कहते हैं टाइप,
ऑफ मटेरियल, उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। ये तमाम चीजें हमारे पास किसमें शामिल हैं? फिजिकल कंडीशन में। इनकी वजह से फर्क क्या पड़ता है? इसकी वजह से फर्क यह पड़ता है कि ये तमाम चीजें मिलके बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बनाती है, जिसे हम कहते हैं आर। तो अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो हम कहते हैं करंट और वोल्टेजेस उस वक्त तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जब तक जिस चीज में से करंट गुजर रहा है, यानी मटेरियल यानी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। करंट गुजरने से मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज ना हो। रेजिस्टेंस को कौन चेंज करता है? लेंथ। अगर करंट गुजरने से लेंथ चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। करंट गुजरने से क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। करंट गुजरते हुए मटेरियल चेंज हो जाए, मतलब के ई ने जो बिजली हमें दे रही है वो दे रही है सिल्वर की वायर, कहते हैं ना सिल्वर की तारें लगा दी हैं। हमारे घरों में कॉपर की तारें लगी हुई हैं, तो सिल्वर कॉपर डिफरेंट मटेरियल रेजिस्टेंस चेंज, राइट। करंट गुजरने से जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, चीज गर्म हो जाती है, तो उस गर्म होने से क्या चीज चेंज होगी? रेजिस्टेंस चेंज होगी। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक ये करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर तो करंट फ्लो करने की वजह से रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, तो आई हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेजेस के। बस ये बात याद रखिए। और अगर हम जब आई इज इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लिखते हैं के और साथ में लिखते हैं वी। ये जो के है हमारे पास ये कहलाता है कंडक्टेंस, ठीक है, इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं रोशनी का मतलब है कम अंधेरा और अंधेरे का मतलब है कम रोशनी, यानी दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट से पहचानी जाती है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं एक वायर है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, यानी चार्ज इजीली फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हुई? कम हुई। इसी तरीके से हम कहते हैं एक चार्ज जिसकी कंडक्टेंस कम है, यानी करंट मुश्किल से फ्लो कर रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो हम के को लिखते हैं 1/r और इस वजह से हम I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी। के की जगह मैंने क्या पुट किया? 1/r, r को उधर ले जाओ, सो दिस इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू IR। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। इसके बारे में हमने मजीद बात करनी है। इसमें जो R है हमारे पास, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस एंड इट्स SI यूनिट इज ओम, जिसको इस सिंबल से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? क्योंकि कंडक्टेंस 1/r है तो हम इसको ओम इनवर्स भी कहते हैं, या इसको हम ओम को उल्टा करके पढ़ लो, क्या? MHO वो भी पढ़ते हैं, या इसका एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं सीमेंस। तो आमतौर पे अब जो यूनिट इस्तेमाल किया था सीमेंस इस्तेमाल किया था, बट मो भी पढ़ते हैं और ओमेगा और हम इनवर्स भी हम इसको कहते हैं। इसका यूनिट है किसका? हमारे पास कंडक्टेंस का, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब इसके बाद मैंने इसके ग्राफ को आपसे डिस्कस करना है कि ओम का जो ग्राफ है वो किस तरीके से होगा। सर, ओम, इनवर्स और मो के अलावा कंडक्टेंस का क्या यूनिट बताया आपने? सीमेंस। बल्कि मेरा ख्याल है मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूं। इसके ग्राफ की बात मैं जो है ना आपसे अगली क्लास में करूंगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।